प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं प्रगतिवादी काव्यधारा का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में आपको जो आपका ये द्वितीय प्रश्न पत्र है इसके पाठ्यक्रम पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। इसमें केवल दो विषय वस्तु शेष बची हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, और एक नई कविता। हाल ही की जो पिछली ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने आधुनिक काल की जो काव्यधाराएं हैं, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जो इस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है, इसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद तक, यानी इन तीनों काव्यधाराओं के अर्थ, परिभाषाएं, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी आधुनिक काव्यधारा का चौथा जो कालखंड है, प्रगतिवाद, इसकी प्रमुख पृष्ठभूमि, अर्थ और इसकी प्रवृत्तियों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार पुणे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रगतिवादी काव्यधारा सन 1936 में आरंभ होती है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और प्रेमचंद जी उसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। तभी से प्रगतिवादी काव्यधारा का आरंभ माना जाता है। और इससे पूर्व की जो काव्यधारा थी 1918 से लेकर 1936 तक छायावादी काव्यधारा, और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो अंतिम काव्य रचना लिखी गई थी कामायनी, उसका प्रकाशन 1935-36 में ही होता है और वहीं से छायावाद का अंत माना जाता है और 1936 से ही प्रगतिशील काव्यधारा का आरंभ माना जाता है। हिंदी प्रगतिवादी कविता, इसका अर्थ देखिए। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवादी या मार्क्सवादी कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवादी कविता के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार समाज को दो भागों में बांटा जाता है, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग, जिसका शोषण किया गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों, किसानों और मजदूरों का शोषण करते आ रहे हैं, जबकि शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक वर्ग आता है जिनका सदा से शोषण होता आया है। साम्यवादी विचारक समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे और ये चाहते हैं कि ये शोषण की जो प्रक्रिया है ये प्रथा बंद हो जाए। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी इसी शोषण के विरुद्ध आंदोलन छेड़ती हैं, इस शोषण का पुरजोर विरोध करती है। हिंदी कविता में जो प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था उसकी पृष्ठभूमि को देखिए। हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक, यानी 1943 में प्रयोगवादी कविता का आरंभ हो जाता है। अतः 1943 ही इसकी अंतिम सीमा मानी जाती है, यानी 1936 से 1943 की कविता को प्रगतिवादी कविता कहा जाता है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, वे प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, बाबा नागार्जुन, रामविलास शर्मा। ये आगे चल कर के प्रयोगवादी कवियों में भी सम्मिलित होते हैं और एक आलोचक के रूप में विख्यात हो जाते हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री और गजानन माधव मुक्तिबोध भी आरंभ में प्रगतिवादी होते हैं और उसके बाद में वो प्रयोगवाद में सम्मिलित हो जाते हैं।
तार सप्तक जो प्रकाशित होता है उसमें रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिबोध दोनों ही सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त निराला, पंत, ये दोनों छायावादी कवि भी आगे चल कर के प्रगतिवादी हो जाते हैं। दिनकर जो राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए हैं वे भी प्रगतिवादी हैं। और नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में हमें प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं। पहली विशेषता है शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र बिंदु शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग हैं। इन कवियों ने पीड़ितों की दीन दशा का सहानुभूतिपूर्वक कारुणिक चित्र उपस्थित किया है। दिनकर ने शोषक और शोषित का एक तुलनात्मक चित्र उपस्थित किया है जो यहाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। वे लिखते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यानी श्वानों को यानी कुत्तों को, जो पूंजीपति वर्ग है वो घर में जो पिल्ले और कुत्ते जो पालते हैं उनको तो अच्छे किस्म का दूध और सर्दी में उन्हें ओढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के रेशमी वस्त्र में उनको प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ जो शोषित वर्ग है वो भूखे बालक उनके वो अकुलाते हैं, दूध के लिए, वस्त्रों के लिए पीड़ित है। माँ की छाती से चिपक कर ठिठुर जाड़े की रात वो बिताते हैं, ओढ़ने के लिए वस्त्र तक नहीं है, इसलिए वह मजबूर है, विवश है, माँ की छाती से चिपक करके ठिठुर जाड़े की अत्यधिक ठंड, ठिठुराने वाली सर्दी की रातों को बिताते हैं। तो दोनों वर्गों का, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का यहाँ पर तुलनात्मक चित्रण यहाँ दिनकर जी ने उपस्थित किया है। अगली काव्य प्रवृत्ति है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, दोषी एवं कपटी बताया गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीपति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी कवि अब इस शोषण की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है और वह कह उठता है, हो यह समाज चितड़े चितड़े, अर्थात समाज टुक टुक टुकड़े टुकड़े हो जाए, बिखर जाए, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। यानी कहने का तात्पर्य ऐसा समाज, पूंजीपति समाज आज उसकी चितड़े चितड़े हो जाए, उसके महल ढह जाए और उसकी ये प्रथा बंद हो जाए जिसके ये महल, गाड़ी, बंगले, घोड़े ये सब कुछ शोषण पर, शोषण की नींव पर ये टिके हुए हैं। शोषित वर्गों के बलबूते पर इन्होंने सब कुछ अपनी संपत्ति जोड़ी है। इसी तरह से शिवमंगल सिंह सुमन जी भी कहते हैं, चाहता हूँ ध्वंस कर देना विषमता की ये कहानी, हो सुलभ जगत में सबको वस्त्र भोजन अन्न पानी। यानी वो समानता की स्थापना करना चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों को वस्त्र, भोजन, अनाज, पानी सबको संसार में समान रूप से मिलना चाहिए। इसलिए वो इस पूंजीपति व्यवस्था को ध्वंस कर देना चाहते हैं। इस विषमता की कहानी जिसमें शोषक और शोषित, अमीर और गरीब की जो कहानी है इसको मिटा देना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी काव्य प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी काव्य प्रवृत्ति है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था के स्वर। धर्म और ईश्वर के प्रति प्रगतिवादी कवि विश्वास नहीं करता है। यानी ये कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वे इन्हें शोषण का हथियार मानते हैं। भाग्य, धर्म, ईश्वर और पाप पुण्य आदि में बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण प्रगतिवादी कवि को कोई आस्था नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने बताया कि आज मनुष्य देवताओं का गुलाम नहीं है और न ही उनकी दया का पात्र है। सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ लिखते हैं, ईश्वर को मरने दो, हाँ मरने दो, वह फिर जी उठेगा, ईश्वर को मरने दो। वह क्षण क्षण मरता, क्षण क्षण जी उठता, ईश्वर को नव स्वरूप धरने दो, यानी उसे अपने हाल पर छोड़ दो। इसी तरह से जूटे पत्ते में बालकृष्ण शर्मा नवीन आक्रोशी मुद्रा में कहते हैं, लपक चाटते जूटे पत्ते, जिस दिन मैंने देखा नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। यानी कहने का तात्पर्य आध्यात्मिकता की जो भावना है इसको देखते हुए आज मनुष्य ईश्वर की भक्ति करते हुए भी, ईश्वर की पूजा अर्चना करते हुए भी वो जुट्टी पतले चाटने के लिए लपक रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। पूंजीपति वर्ग ने इनका शोषण करके ये दुर्दशा तक उनको पहुंचा दिया है।
तो जिस दिन मैंने मनुष्य की इस दशा को देखा, इस दरिद्रता को देखा, उस दिन ही कवि ने ये सोच लिया कि आज मैं इस पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए दुनिया भर में मैं आग लगा दूँ। अगली चौथी काव्य प्रवृत्ति है रूढ़ियों पर प्रहार। प्रगतिवादी कवियों ने सभी प्राचीन रूढ़ियों का जमकर विरोध किया है। इन्होंने सामाजिक विकृतियों और भ्रांत धारणाओं की खूब खबर ली है। वे अंधविश्वासों, मिथ्या तथा निरर्थक समझी जाने वाली परंपराओं और रूढ़ियों पर गहरी चोट करते हुए मनुष्य को उसके वास्तविक मनुष्यत्व के रूप में देखना चाहते हैं, उसके मूल अस्तित्व की में उसकी पहचान बनाना चाहते हैं। इसलिए कवियों ने विप्लव के यानी क्रांति के गीत गाए हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, कुछ ऐसी तान सुनाओ। कवियों को कहते हैं कि हे कवियों, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी जो ये व्यवस्था है इसमें पूरी तरह से करवट आ जाए, बदलाव आ जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसी तरह से सुमन जी भी कहते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी, विप्लव गायन गाना होगा, यानी क्रांति के गीत गाना होगा। उलटफेर करने के लिए, बदलाव लाने के लिए क्रांति आवश्यक है। स्वर्ग सुख यहाँ लाना होगा, यानी जो ये दुखद ग्रस्त जो दशा है इन शोषितों की, इनके जीवन में सुख लाने के लिए स्वर्गीय सुखों का आगमन करना होगा। और ये तभी संभव है जब क्रांति के द्वारा समाज में उलटफेर कर दिया जाए। पांचवी काव्यगत विशेषता है प्रगतिवाद की क्रांति की भावना। सामाजिक समानता लाने के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। ये प्रगतिवादी कवि चाहते हैं कि पूंजीपतियों की जो गगनचुंबी जो महल है वो भूमि सात हो जाए, यानी भूमि में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए और सबको न्याय मिल सके। क्योंकि जब तक पूंजीपति वर्ग रहेगा तब तक ये सामाजिक विषमता की कहानी बनी रहेगी और शोषितों का शोषण हमेशा होता रहेगा। जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी चंद पंक्तियों में कहते हैं, काटो काटो कर लो, काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित क्या है, यानी अच्छा और बुरा क्या है, समय अच्छा है या समय बुरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, यानी कहने का तात्पर्य न्याय के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा से ये कार्य करना होगा। क्योंकि अहिंसा के बल पर हम बैठे रहेंगे तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये पूंजीपति वर्ग का सर्वनाश करने के लिए क्रांति का बिगुल बजाना चाहते हैं। यहाँ आ कोकिल बरसा पावक गण, एक उदाहरण और देखिए। हे कोकिल, तो अब मधुर वाणी में वातावरण को गुंजायमान करना छोड़ दे, तो अग्नि के कण बरसा जिससे नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, यानी ये प्राचीन परंपराएं, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, ये सब प्रथाएं बंद हो जाए, शोषण की प्रथाएं। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ जाओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। ये दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो अमीर वर्ग हैं उनकी जो हवेलियाँ हैं उनमें किसानों के बच्चे जाकर के वहाँ पर पढ़ेंगे। इसलिए उन सब का सर्वनाश करने के लिए क्रांति का आह्वान इन कवियों ने किया है। छठी काव्यगत विशेषता है नारी चित्रण। प्यारे विद्यार्थियों, प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न ही सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इस लोक की ही एक मानवी है, मानवी देवी हैं, जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को, विषमताओं को झेलती रहती है। निराला ने वह तोड़ती पत्थर कविता में नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ, यानी एक भारी हथौड़ा हाथ में है, करती बार बार प्रहार, यानी वह प्रहार करके गिट्टी तोड़ रही है, पत्थरों को तोड़ रही है। सामने तरुमालिका, तरु यानी वृक्ष, तरु मल्लिका यानी वृक्षों की पंक्तियां हैं, अट्टालिकाएं हैं, प्रकारा, यानी कहने का तात्पर्य पूंजीपति वर्ग की सामने ही हवेली है और उसी के सामने सड़क पथ पर वह पत्थर तोड़ रही है, यानी धूप में खून पसीना एक कर रही है, उसका शोषण हो रहा है। इसी तरह से एक और उदाहरण है यहाँ पर, पापी पेट पालने में ही सने सरसता चली गई, यानी इस
पेट को पालने के लिए, भूख मिटाने के लिए ही दिन रात मेहनत करने में ही उसकी जो पुत्र के प्रति जो स्नेह और ममता सरसता है उसका साथ छल हुआ है, वह छीन ली गई है। छाती पर पत्थर धर माँ अभी काम पर चली गई, यानी छाती को अत्यधिक पत्थर की तरह मजबूत बना करके दूध पीते बच्चे को घर पर छोड़ करके वह भी काम पर चली गई। यानी वह जिस समय उस बच्चे को स्नेह और ममता की आवश्यकता, उस समय उसको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये शोषण की दयनीय स्थिति का चित्रण यहाँ पर इन पंक्तियों में किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली 7वीं जो काव्य प्रवृत्ति है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, यहाँ से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं, आप ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं इनको ओपन करके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।